30-35 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं और आप वो 35 लाख रुपए एक शख्स को देते हो कि यार बस मुझे यहाँ से निकाल, ये पता नहीं जहन्नुम बन गया क्या, ये वो जहन्नुम बन गया जहाँ तेरे पास 35 लाख रुपए जमा है। हर तीसरी चौथी वीडियो के अंदर आपको रातों रात लखपति बनने, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा बनने, यूट्यूब से इतने $1000 कमाने, बिल्कुल ऐसा ही, और घर बैठे जो है वो लाखों रुपए कमाने। 12 अप्रैल 2023 को, अब से 3 माह कबल, एक ऐसा शर्मनाक फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिसमें उसने इन तमाम चीज़ों को, जिन चीज़ों को माशरे में, कम से कम पाकिस्तानी माशरे में, बल्कि किसी भी माशरे में नहीं दिखाना चाहिए, नहीं आम करना चाहिए, उसके लिए उसने कहा कि भाई ये तो माशरी ज़रूरत है, इससे इस्लाह होगी, और उसने कहा भाई दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ इंस्पिरेशन स्टेशन। आज हमने अपनी पॉडकास्ट में सलमान अली को मदऊ किया है, जो कि सहाफ़त यानी जर्नलिज्म के पेशे से वाबस्ता हैं और गुज़श्ता 2 दहाइयों से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सलमान अली सोशल मीडिया और करंट अफेयर्स पर गहरी नज़र रखते हैं। तो आइए अपनी पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं और सलमान अली से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने इतनी मसरूफियत में से कीमती वक्त निकाला और मैं इस वक्त मैं ज़ाती तौर पर बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि आज हम आप एक ख़ास टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही कि अभी ईद उल अज़हा की मसरूफियात हैं, तो आप इसी वाले से भी आपसे जो है मैं ख्याल मसरूफियात अब भी चल रही होंगी। हाँ बस चले, ईद का मौका, अल्लाह ताला सबको, तमाम मुसलमानों को तौफीक दे, और बड़ा यूनिक मौका होता है, बच्चों की होती है वैसे तो, इसमें इस ईद में भी ज़्यादा दिलचस्पी बच्चों की होती है, और हम पर जो कुर्बानी का फरीज़ा वाजिब होता है हम उसकी अदायगी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो बहुत कुछ सीखने सिखाने वाला ये त्यौहार है, और हर बचपन से हम भी और आप भी सारा बचपन जानवरों के लिए और इन सब के साथ रहता है, तो हमारी नई नस्ल में मुंतकिल हो रहा है, तो उसके लिए हम अब वो कोशिशें कर रहे होते हैं जो हमारे बड़े कर रहे होते थे। बिल्कुल तो एक चेन है, चलती रहेगी ये, और ईद है, और ईद का अपना पूरा पैगाम है, ज़िलहज्जा का अपना पैगाम है। तो दुआ यही कि अल्लाह ताला तौफीक दे, कुर्बानी कबूल फरमाए तमाम मुसलमानों की जो करें, और साथ ही साथ उस रूह को भी जो ज़रूरत है, उस कुर्बानी का जो पूरी जो कहना चाहिए कि जो उसका मकसद, उसका जो रूह है ना, वो अंदर बेदार हो। कुर्बानी सिर्फ जो है वो कुर्बानी के बड़े जानवर, खूबसूरत जानवर, उसको टहलाने और नमूदो नुमाइश और वीडियोज़ और उस दायरे में ना रहे। बिल्कुल। क्योंकि अब वैसे तो मजमूई में देख के अफसोस होता है कि वो जितनी तेज़ी से चीज़ें कैमरे की दुनिया से होती हुई जो इंटरनेट और फिर उस तक पहुँचती हैं, तो पूरा एक जो है ना अलग ही उसका रूह का जो तस्वुर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये खालिस इबादत है और बहुत अहम इबादत है, वाजिब है। इस हद तक वाजिब है कि जो है अगर आपके पास हुक्म यानी शरीयत में है कि 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख पर भी आपके पास अचानक कहीं से आपकी रकम आ जाए, साहिब निसाब हो जाए आप, तो आपको कुर्बानी करनी चाहिए। तो बस यही है इसमें। तो सलमान भाई, आपके साथ तो मतलब ख़ास तौर से मुझे आपका चूँकि ताल्लुक़ मीडिया से है और बड़ी गहरी नज़र है आपकी, मैंने आपका फेसबुक पेज भी विज़िट किया और देखा कि जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर आप बहुत जो है वो शिद्दत के साथ देखते भी उनको और लिखते भी हैं, जो एक मुनसिफ़ाना गुफ्तगू होनी चाहिए, या उस पर बड़ी बेबाकी से अपना कलम आप उठाते हैं। अभी हाल ही में हमारा हम जिस साने से गुजर रहे हैं, पाकिस्तानी जो सबमरीन वाला मसला है, जो अब लापता हो गई और अभी वो न्यूज़ आई है कि उसके बारे में कुछ खबर नहीं है, उसके बारे में आप कैसे देखते हैं आप इस इशू को? हाँ, इस वक्त ये अच्छा सवाल है आपका इस तनाजुर में कि ज़ाहिर सी बात है आप भी मीडिया देख रहे होंगे, आपके जहन में हर हेडलाइन में इसका जिक्र है, यानी हर चैनल की हेडलाइन में वो एक सबमरीन, हर चैनल की हेडलाइन में वो एक यूनानी कश्ती। और अजीब ज़ाहिर सी बात है, मीडिया की अपनी एक साइंस होती है और ये करती ये है कि चीज़ों को एक ख़ास अंदाज से बना के पेश करती है और वो अपने मकासद से हासिल करती है। अब ये दोनों वाक़यात है, दोनों वाक़यात बहरे ओक़यानूस यानी उस समंदर में हुए, जहाँ जो है वो एक जानिब वो कश्ती थी जो मुसाफिरों को लेकर जा रही थी, और मैंने उस पर ये कमेंट किया कि वो लोग जो 30-35 लाख रुपए खर्च करके मज़ीद पैसे कमाने के लिए जो है वो अपना मुल्क छोड़ के जा रहे थे खुफिया तरीके से, और एक जानिब वो जिनके पास करोड़ों रुपए थे, उन्होंने जो है वो करोड़ों रुपए खर्च किए, $10 लाख खर्च किए उन्होंने, उन 4 लोगों ने, और वो उस एक डूबी हुई कश्ती या डूबे हुए सफ़ीने को ढूंढने जा रहे हैं। वो 111 साल
पहले एक डूबने वाले जहाज़ के मलबे को देखने के लिए, यानी आप सोचें कि हाँ एक मलबा देखने के लिए नीचे जा रहा है। चलो अगर वो ये भी कहता ना यार समंदर के नीचे जो बेशुमार मादनियात या बेशुमार वो खूबसूरत चीज़ें शायद वो देखने जा रहा हूँ, तो हम फिर भी सोचते पता नहीं शायद कुछ निकाल ले, कुछ तेल निकालने जा रहा हो कुछ करने, लेकिन वो मलबे को ढूंढने जा रहे थे बेचारे। क्या उसकी कहानी बना के जिस तरह से पेश की जा रही है, बहुत दिल तो दुखता है, क्या करें, जाहिर बात है। लेकिन बात ये है कि ये पूरी इंडस्ट्री, ये पहलू जहन में रहना चाहिए इस वक्त, जो सरमायादाराना निज़ाम का जो गलबा है वो सरमाया चाहता है, वो व्यूअर्स चाहता है, वो रेटिंग्स चाहता है, उसके पीछे पूरी सरमायादार पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। तो उसको तो ज़रूरत है आई बॉल्स की, वो आई बॉल्स क्रिएट करते हैं अटेंशन इकोनॉमी, वो स्क्रीन पर टिकी रहे हैं, आपके मोबाइल टिकी रहे हैं, और जो है वो उसके ज़रिए इकोनॉमी क्रिएट हो। तो अब हमारा मीडिया लमनाक बात यह है कि होना तो उसको चाहिए अपनी अखलाकी अक़दार के साथ अटैच, कि अब अगर पाकिस्तान का मीडिया है तो पाकिस्तान की अपनी एक आइडियोलॉजी है, कही जाती है उस पर बहस मुबाहिस अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी है, उसका एक आईन है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर आप उससे हट के, अच्छा फिर जो पूरा माशरा है, पाकिस्तानी माशरा ख़ुद अपनी एक जो है वज़न रखता है, उसका पूरा एक पस मंज़र है, उसके अंदर मुस्लिम माशरत है। तो मुस्लिम माशरत तो एक अखलाकी पूरे जवाज़ के साथ खड़ी हुई है ना। तो आप सोचें कि क्या अखलाकी जवाज़ बाकी रह गया कि आप एक चीज़ को ऐसा बना के पेश कर रहे हैं। यानी अगर मैं पहले बात करता हूँ उस किश्ती की जो 13 जून को जी जो सानिया भी हुए होंगे, अब वो हादसा है, सिंपल हादसा, आपने कहा सानिया पर एक हादसा है, एक हादसे को हादसे जितना ही होना चाहिए, और ना आपके मुल्क का हादसा है, ना वो हादसा आपने किया है, ना रियासत उसकी ज़िम्मेदार है, ज़बरदस्ती उसको रियासत के दायरे में डाला जा रहा है। कुछ हमारे पाकिस्तानी अदाकारों ने भी कुछ उसमें चुलबुलियाँ छोड़ दी थी, कॉलम पढ़ा उस बारे में आपने लिखा है, हाँ फुलझड़ियाँ उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने अपने मदाही अंदाज में बात सही की थी, लेकिन बाद में उनको डिफेंसिव होना पड़ा, इसलिए कि आपका कौमी पूरा नेशनल मीडिया लगा हुआ है उन सबको मजलूम साबित करने में। अब जुल्म और जालिम और मजलूम की बहस नहीं है, सीधी बात यह है कि एक शख्स के पास 30 से 35 लाख रुपए मौजूद थे, कहीं से भी थे, किसी ने, हमारे एक दोस्त हैं फैजुल्लाह, उन्होंने कहा पता नहीं शायद उन्होंने बड़ी मुश्किल से जमा किए, बड़े ज़मीनें बेच दी या पता नहीं क्या कुछ बेच दिया, 30-35 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं, और आप वो 35 लाख रुपए एक शख्स को देते हो कि यार बस मुझे यहाँ से निकाल, ये पता नहीं जहन्नुम बन गया क्या, ये वो जहन्नुम बन गया जहाँ तेरे पास 35 लाख रुपए जमा है, एक ऐसी जहन्नुम में है तू जहाँ तेरे पास 35 लाख रुपए मौजूद है, और अब तो जा रहा है वो वहाँ समंदर पार खुफिया तरीके से, और खुफिया तरीके से तो वहाँ जाएगा जब, तो वहाँ क्या काम करेगा। अच्छा ये आप बाहर ममालिक में आप भी रहे हैं, जी बिल्कुल, तो ज़रा मुझे आप पहले बताइए कि ये यहाँ से इस तरह के जो भी पाकिस्तानी या गैर मुल्की तारकीन वतन जो होते हैं, जो इलीगली जाते हैं, वो क्या काम कर रहे होते हैं वहाँ? सलमान भाई, अगर पाकिस्तानी एक फ़र्द के नज़रिए से देखा जाए, इलीगल जो भी काम लोग जाने तो बड़ी ऑर्डिनरी और पैटी जॉब्स करते हैं, लाइक वेटर हो गए, और सड़कें साफ़ कर रहे हैं या वॉशरूम साफ़ कर रहे हैं, बड़ी बेसिक लेवल की जॉब्स होती हैं जो हम लोग यहाँ, जिनको डिश वॉशिंग की जॉब्स होती हैं, और अच्छे पढ़े लिखे लड़कों को मैंने वहाँ ये काम करते हुए देखा है। जी बिल्कुल, मैंने अपने आप को पेट्रोल पंप पे या सिक्योरिटी गार्ड, जी बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मैंने और भी जो हमारे एशियाई ममालिक हैं, इलीगल जाएगा वो लीगल वे में कोई रिस्पेक्टिव वे में काम नहीं कर सकता, इवन दो दीज जॉब्स आर नॉट बैड, बट हमारे यहाँ हमारी पाकिस्तानी कौम की जो नज़र है वो इन कामों को अच्छा नहीं समझती। कितना कमा पाता है वो, ऐसा क्या मिलता है वहाँ जो इतना कितना कमा लेता है? बड़े मुश्किल तमाम अपनी ज़रूरियात पूरी कर पाते हैं वो लोग, बड़ी कस्मा पुरसी, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है, और उसकी बनिस्बत अगर पाकिस्तान में आप देखें तो यही काम करने वाले लोग बड़ी मुनासिब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो मेरे पास अगर 35 लाख रुपए जेब में मौजूद हूँ, पाकिस्तान के किसी भी खत्ते में मैं रहता हूँ, तालीम याफ्ता भी ना हूँ, और मेरी ख्वाहिश हो मैं बहुत ही आला ज़िंदगी गुजारूँ, तो मेरे लिए यूरोप ज़्यादा जन्नत है या पाकिस्तान में मेरे पास मौके हैं? यानी ये एक ऐसा सवाल है कि कोई मुझे मिल जाए जो कहे कि नहीं यार 35 लाख रुपए में तो कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान। और 35 लाख रुपए एक बड़ी रकम है एक छोटा कारोबार करने के लिए। 35 लाख देने के बाद भी उसके वालिदैन मौजूद हैं, और वो मौजूद होते हैं, अगर ये पहुंच जाते हैं ये लोग तो इनको पीछे से पैसे चाहिए होते हैं, खर्च खत्म होता है तो वो भिजवा रहे होते हैं। तो ऐसे मुतमव्विल ख़ानदान जिनके पास 35 लाख रुपए उनके घर वालों के पास मौजूद हों, तो उनका मुल्क छोड़ के जाना माँ सिवाय इसके क्या जवाज़ है कि वो मज़ीद लालच में जा रहे हैं। लालच का मामला ही मैं इनको बुरा नहीं कह रहा। ग्रीड एक ऐसी कैफियत बन के पूरे माशरे में फैली हुई है कि जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन
बिल्कुल साफ जाहिर है। यानी हमारे माशरे में लोग कहते हैं ना भाई पाकिस्तान में मिलावट है या फला मसले हैं फला, तो वो लालच के पैदा करता मसले है ना। किसी के अंदर लालच आई उसने मिलावट कर दी, किसी के अंदर लालच आई तो हमारी माशरे की बीमारियां हैं करप्शन के जो, तो जाहिर सी बात है ये जो लालच की पैदावार है, वो लालच की ये चीज़ है, तो उस शख्स के अंदर भी पैदा हुआ, उसको उसके अंदर कनात नहीं आई, सब्र नहीं आ गया यार 35 लाख से मैं कुछ और कर लूँ, उसके घर वालों को भी समझ में नहीं आई। जो हो मैं ये इस बात में जा ही नहीं रहा कि वो कश्मीर के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे, पाकिस्तान के रहने वाले हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई थे, उनके अंदर ये शऊर ये कैफियत कहाँ से आ गया कि यार बाहर जाए। मतलब वो मीडिया देख रहा है, उसको जो भी स्क्रीन पर बैरून ममालिक की तो पुरकशिश मनाजिर है वहाँ दिख रही है, वो कह रहे यार भाई पता नहीं ये जन्नत है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। फिल्म जब बनती है या ड्रामा बनता है तो वो प्लान अंदाज से बनता है, उसका एक खास मकसद होता है दिखाने समझाने का, ऐसा ही है। वो दिखा दिया जाता है, अगला उस पर ट्रैप होता है, फिर वो इश्तिहार आता है, कहता है यार बाहर मुल्क जाना, लाओ पैसे लाओ, एजेंट को पैसे देता है और ले जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई ऐसा, मतलब मैं इस पर काम किया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो तस्वुर है इंसानी स्मगलिंग का, अगर हम इस पर थोड़ी बात करें तो ये बेसिकली है क्या, इंसानों को एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर ले जाना। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है बॉर्डर जब बनी है तब ये कारोबार या जो भी ये काम है ये पैदा हो गया। तो बॉर्डर कब बनी, जब रियासतें बनी। इससे पहले रियासतों का तो ऐसा तस्वुर नहीं था, जब जोग्राफियाई रियासत होती थी। यानी आप अगर मैं कहूँ 14 अगस्त 1947 से पहले इस दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी, जो भी था हिंदुस्तान था। तो सलमान भाई यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बात को मुनक़ता करना चाहूँगा, वो ये कि आपका क्या ये नुक्ता नज़र है कि रियासत से ज़्यादा इसमें वो फ़र्ज़ जिम्मेदार है जो ये पैसे देकर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था फॉर सर्टन रीजंस, चाहे वो लालच। जिम्मेदारी का मसला नहीं है भाई, एक शख्स जा रहा था उसको आप ऐसा कौमी हीरो बना रहे हैं, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो पर्सपेक्टिव लोगों ने उसका बनाया है, हमदर्दी पैदा हो रही है। भाई एक हादसा हो गया, वो हादसा उसके अपने शहर में भी हो सकता था, वो अपनी ट्रेन में जा रहा होता है। पाकिस्तान में ट्रेन के हादसा होते हैं, जहाज़ के हादसा होते हैं। जुनैद जमशेद का जहाज़ हो गया भाई, वो गुजरांवाला से कराची आ रहा था रोज़गार के लिए, जहाज़ में बैठ के आ रहा था, जहाज़ टकरा के मरगला की पहाड़ी से हो गया था, वह मलीर में आके गिर गया जहाज़। तो भाई अब आप उसको क्या नेशनल हीरो बनाओगे उसको, जो वो जा रहा था क्या? भाई मुसाफिर थे बेचारे, हो गए अल्लाह ताला ने। अब आप जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं वो बहुत अजीब-ओ-गरीब चीज़ है। वो एक तो ये तासुर ख़राब कर रहा है कि भाई ये इस तरह से हो रहा था। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ी और मज़ीद उसमें फुलझड़ी छोड़ दी कि भाई उस जहाज़ में नीचे के उसमें रखा हुआ था, उसमें 300-400 लोग थे, उसमें जो पाकिस्तानी थे उनको जहाज़ के सबसे निचले हिस्से में छुपा के रखा हुआ था। भाई अगर वो इलीगल जा रहे हैं तो छुप के जाएंगे, वो नीचे रखेंगे, कहीं कंबल डाल के छुपाएंगे, कहीं भी करेंगे। जी बिल्कुल। तो अब इसको ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि यार पता नहीं क्या है ऐसा क्या। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी बड़े ऐसे कौमी सानिया करार देने, मेरी समझ से बाहर है। तो ये समझ से बाहर इसलिए जो मुझे समझ में आता है, जो समझाने की समझने की लोगों को ज़रूरत है कि ये एक बुलबुला है, एक ऐसा बुलबुला है जो खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और आप ज़बरदस्ती उससे जो है इंस्पायर हो रहे हैं। भाई क्या है ऐसा इसमें, इस वाक़े में ऐसा क्या, इसमें शर्मनाक बात है, इसमें सोचने की बातें हैं कि यार लोग अपने तायुशात की खातिर, एक सहल पसंदी, एक आसान ज़िंदगी की ख्वाहिश, एक पुरतायुश ज़िंदगी की ख्वाहिश में इतने मरे इतने पले जा रहे हैं कि अपना मुल्क छोड़कर एक, यानी मैं उसको अगर गैर मुस्लिम मुल्क में जाना गवारा कर लेते हैं। अब गैर मुस्लिम मुल्क में इस तरह इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ कि एक तो बीइंग मुस्लिम हम पर बहुत सारी जो है ना जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब ये नहीं है कि आपने जो है कहा कि यार चलो रोज़गार कमाना है, तो पहले तो ये आपको साबित करना पड़ेगा ना कि भाई रोज़गार नहीं है। तो सलमान भाई क्या आप ये समझते हैं कि ये मतलब एक तासुर है, ये आपकी गुफ्तगू से ही बात मैं खास कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान रहने की जगह नहीं रही, क्या आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से कि यार पाकिस्तान? मैं तो बता रहा हूँ 23 करोड़ 26 करोड़ आवाम है ना, 3.5 करोड़ इस कराची में रह रहे हैं ना, रहने की जगह नहीं है, 3.5 करोड़ क्या रह रहे हैं? अगर रहने की जगह नहीं है तो कराची पूरे मुल्क को पालता है। इस बयानिए में कोई है, कोई बोले नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ मुस्तकिल कराची में भी, कराची में मेयर के इलेक्शन हुए, सारी चीज़ें हुई, आप देखें कराची में सिंधी पंजाबी बलोची हर बंदा वो सब रोज़गार कमा रहा है और पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। भाई सारी इंडस्ट्रीज कह रहे हैं शिफ्ट हो रही है लाहौर में। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रीज एक तासुर है का पूरा बयानिया है। बिल्कुल, तो जो लाहौर शिफ्ट हो रही है, लाहौर कहें कि कोई अफ्रीका में है क्या? भाई तो वहाँ से काम हो रहा होगा ना। सियालकोट आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की मसनूआत की इंडस्ट्री मौजूद है। लेकिन सलानो ये भी बनती है, वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होती है। अमन व अम्मा का जो मसला है, हमारे यहाँ करेंसी की जो गिरावट है, बहुत सारे अवामिल है ना जिनकी बुनियाद पर ये स्टेटमेंट जन्म लेता है। जन्म ले रहा है, तो ये अफेक्ट किसको कर रहा है? मेरा सादा सा सवाल है। देखें,
कोयटा होटल कराची में आप ज़रा, वैसे बहुत आसान है, कोयटा होटल चाय के होटलों में ज़रा ऐसे सबको तमाम नादरीन जो देख रहे हैं कराची में रहते हैं, ज़रा कराची में कोयटा होटलों की तेज़ी से बढ़ती हुई जो तादाद है उसको खुद ही एनालाइज करें, यानी कोई रिसर्च वर्क नहीं करें। आप बस ये देख के बताएं आपके मोहल्ले में चाय के होटल कितने थे, अब कितने हो गए, और वो कब तक खुले होते हैं, और वहाँ लोग बैठ के क्या कर रहे होते हैं, और किस कदर रौनक होती है वहाँ पर। नॉर्मल चाय जो है कब 70 रुपये तक पहुँच गई। हाँ, बिल्कुल आप कहें कि कट के नाम पर 50 की दे रहे हैं, लेकिन ज़रा मुझे बताइए 70 रुपये की चाय, 50 रुपये की चाय पीने के लिए रात रात भर लोग बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। ये होटल धड़ाधड़ खुले जा रहे हैं। ये कोई चाइना से आके होटल, लोग होटल नहीं खोल रहे, ये पाकिस्तानी है। चाइना यहाँ आके अपना बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है भाई। सीपेक का रूट की बात की जाए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की बात की जाए, चाइनीज़ स्टील मिल लग गई है भाई कराची में, पाकिस्तान की स्टील मिल बंद हो गई, चाइना की स्टील मिल लग गई। तो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं है, मतलब कोई फैक्ट्स पर बात करें, आप मुझे बताएं पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। ये लाहौर की पूरी जो ट्रेन है, ऑरेंज ट्रेन है, और वो बसें सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। BRT है, ये अभी भी ये जो हमारे यहाँ सिंध पीपल्स बस सर्विस है, ये कहाँ से इन्वेस्टमेंट आके हो रहे हैं। ADB सारे इन्वेस्टमेंट कोई भी मुल्क गैर यकीनी सूरत में नहीं करता है। सवाल उसमें क्यों करेगा, नहीं करेगा। डॉलर गिर रहा है, डॉलर का एक रीज़न बताया जाता है, डॉलर का उड़ान है, उसकी वजह पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, पाकिस्तानी मईशत कर्जों में। तो भाई अमेरिका की मईशत भी तो कर्जों में है। बेशक। आप जिस अमेरिका में जा रहे हो, ज़रा आप मतलब आप मेरी बात पे आपको लगे शक के यार ये तो बड़ा पाकिस्तान का हिमायती, आप अमेरिका के हिमायती बन जाओ। आप गूगल पे लिख लो, गूगल उन्हीं का इदारा है ना, आप लिखो कि US डेब्ट्स, वर्ल्ड बैंक लिख लें, आगे US डेब्ट लिख दें, बिल्कुल ऐसे ही, और चाइना ये लिख दें, आपको पता चल जाएगा अमेरिका खुद कितना मकरूज़ है, अमेरिका चाइना का कितना मकरूज़, चाइना का मकरूज़ है। हम मुझे छोड़ दें, आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा शॉट ज़रा। लेकिन हमारा मीडिया जिस तरह पोर्ट्रे करता है कि पाकिस्तान दलदल में धंसा हुआ है और नेक्स्ट 2 ईयर्स 5 ईयर्स में हम दिवालिया हो जाएंगे, ये डाले मैं देखें दिवालिया हो जाएंगे। अच्छा दिवालिया हो जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा आपने श्रीलंका के दिवालिया होने की खबर सुनी है? जी बिल्कुल। तो क्या हो गया श्रीलंका को, अभी तो बड़ा ज़बरदस्त वहाँ टूर्नामेंट भी चल रहा है, सयाहत पे भी लोग जा रहे हैं। अगर एक मुल्क दिवालिया हो जाए तो उसके बाद वहाँ वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट भी हो रहे होते हैं। अगर एक मुल्क इससे ये पता चलता है, सही पता तो वहाँ लोग सयाहत पे भी जाते हैं श्रीलंका से। जो ऐसा नहीं कि वो गारों के दौर में चला जाता है, ऐसा नहीं। गार की तो बेहतरीन, गार का तो दौर में जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जिस दिवालिया का खौफ पैदा कर रहे हैं, वो दिवालिया हालिया दिनों में आपने श्रीलंका का खुद सुना, देखा। अब तो कहते हैं ना लोग दुनिया चोटी हो गई। लिखे श्रीलंका गूगल पे, अभी हमारी गुफ्तगू चल रही है, स्क्रीन पे आप दिखाएं कि श्रीलंका जो सयाहत है, उसकी जो टूरिस्ट है, टूरिज्म क्या इंडस्ट्री अपडेट हुई हो गया वहाँ, तो पता नहीं क्या हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा यही नहीं, आप लिखें कंट्रीज डिफ़ॉल्ट, जो कंट्रीज डिफ़ॉल्ट कर गई, सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखें, दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं जो डिफ़ॉल्ट कर गई। अच्छा आपको हैरत होगी जान के वो नाम आएंगे जब गूगल बताएगा, फिर अब उनकी ताज़ा सूरत भी देख लें, मतलब आप हैरान हो जाएंगे। और इस वक्त नाज़रीन को अगर आप स्क्रीन पे दिखाएंगे तो थोड़ी देर के लिए उनको भी हिलना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है। जो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया वो उस डिफ़ॉल्ट से पहले की बदतरीन हालत से आगे निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बेसिकली हमें एक खौफनाक मंजर बनाया गया हमारे लिए कि डिफ़ॉल्ट होने के बाद, भाई डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है, मैं पैसे नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, मैं सांस लेना बंद कर दूंगा। मैं बोलता भाई नहीं है पैसे, कर ले, क्या करना है कर ले, भाई क्या करेगा कर ले, भाई क्या करेगा उसको, क्या कर सकते हैं। अगर मेरे पास पैसे है ही नहीं तो क्या कर लेगा भाई, मुझे मार देगा, मार दे, पैसे तेरे खत्म, पैसे खत्म, मार देगा, मार दे। तो किसी मुल्क को कैसे मारा जा सकता है भाई, कुछ नहीं हुआ, वो मुँह उठा के वापस चले जाएगा, आइंदा करता नहीं दूंगा तेरे को, यही बोलेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है, आइंदा नहीं दूंगा तेरे को, तो पैसे लेके खा जाता है, हो गया बात खत्म। अब अपना काम करते रहे, थोड़ा सा मुश्किल होगी, आप पे कुछ हल्की फुल्की पाबंदी लगेगी। श्रीलंका है ना, फिर श्रीलंका नहीं, मैंने और ममालिक की मिसाल, बेशुमार ममालिक हैं जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है कि वो डिफॉल्ट ऑलरेडी डिफॉल्ट हो, सारे गैर मुस्लिम ममालिक हैं जी। आप मुसलमान के पास सूद, इतनी सख्त ममानियत है सूद की, सूद का पूरा, हमारे आपने हालिया दिनों शोर सुना होगा भाई, माँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, माँ से 70 दफ़ा जिना, यानी इतने सख्त अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इससे ज़्यादा बदतर है। कुरान फरमा रहा है अल्लाह उसके रसूल से जंग है, खुली जंग। हमारी तो ब्रीड के अंदर ही सूद को जो है ना वो करा दिए, तो यहाँ तो खुशियाँ मनाई जाएंगी यार, सूद से बाहर, सारा सूद खत्म, सारा सूद ही उनका है। बिल्कुल कहते हैं बच्चा पैदा हुआ इतना कर्जा है जी, बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा, लोग खुशियाँ मनाएंगे। तो अब हुक्मरान बोले कि भाई हम और कर्जा नहीं लेंगे, तो अब क्या है, अब थोड़ी सी तकलीफ अगर थोड़ी बहुत हो भी, भाई बाहर से फला
वो आना बंद हो जाएगी ना। वो कौन सी दवाई है, ये जो कुत्तों और ये जो मॉल्स में आपको रखा हुआ बिल्लियों का खाना है, इंपोर्टेड चीज़ें, वो बंद हो जाएंगी ना, बंद हो जाएंगे। बहुत सारी और प्रोडक्ट्स हैं जो बंद हो जाएंगी भाई। केमिकल छोड़ के सादा चीज़ गज़ा खा लेना ना, हमारे दीन में तो मसला नहीं है। हमारे पास तो मॉडल है, जो जिस नबी के उम्मत है वो तो पेट पे पत्थर बांधता था भाई। पत्थर बांधने को तो फिर भी नहीं कह रहे, आप जो कह रहे हैं भाई वो चीज़ें जो बाहर से फजूल खर्ची हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल में हम आ सकते हैं भाई। बल्कि हमारा फायदा है, मर रहे हैं ऑर्गेनिक पे जाने के लिए, लोग पैसे दे रहे हैं। यहीं कराची में डिफेंस में आपको पता हो, ऑर्गेनिक बाजार एफआर को लगाता है बंदा, और जो है वो 4 रुपये की चीज़ 4000 की बेचता है ऑर्गेनिक के नाम पर, लोग खुशी लेते हैं। तो ये जब आप एक तरफ ये हो तो ये तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है, डिफॉल्ट वाली जो बात है ये। अब दूसरी बात आती है कि भाई रोज़गार के लिए जाना, तो मैंने जैसे एक छोटी सी बात की कि भाई रोज़गार के लिए पहले ये तो तयन कर लो कि यहाँ रोज़गार ख़त्म हो गया है, फिर जाएंगे ना। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और एक हमारे दोस्त है, सोशल मीडिया पे बात हो रही थी, आपने जैसे जिक्र किया तो मैं चूँकि वो देख रहा था, उन्होंने भी कमेंट किया कि यार ये तो मुसलमान, इस्लाम में तो मना नहीं है, ताजिर तो बढ़ जाते थे, इस्लाम फैलाते थे। बिल्कुल। तो मैंने उनसे यही कहा ठीक है, फिर आप इस्लाम फैलाने जाओ ना, फिर आप इस्लाम की तबलीग के लिए जाए, आप तो डिश वॉशिंग के लिए, आप तो जमादार बनने के लिए, आप तो गार्ड बनने जा रहे हो। तो वहाँ जो शख्स गार्ड होगा वो कौन सा इस्लाम फैलाएगा भाई? वो ज़्यादा अपना इस्लाम ये फैलाएगा, किसी का पर्स गिर जाएगा, सर आपके पैसे गिर गए, तो उसकी ईमानदारी से मुतासिर होगा। यहाँ एक वीडियो आ जाएगी सोशल मीडिया, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं दुबई में ड्राइवर ने इतने दरम वापस लौटा दिए। और पहले दुबई नहीं, मैं तो कहता हूँ गैर मुस्लिम मुल्क में चले गए, वहाँ पर भी होता होगा, लेकिन वो बहरहाल उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है। मुसलमान करने के लिए ज़्यादा वही कर सकते हो भाई। आपको कोई अच्छी खातून पसंद आएगी, उसको जैसे तैसे मुसलमान करके आप शादी कर लो, तो आपका खुद इस्लाम का मुताल्ला कितना है, आपका खुद इस दीन के साथ अटैचमेंट कितनी है जो आप किसी पे दीन फैलाओगे। इखलाक से तो दीन फैलाओगे आप, इखलाक से आपके करीब आ गया, उसके बाद उसको क्या बताओगे? क्या बताएंगे? पता ही नहीं आपको कुछ। आप तो खुद अपना मुल्क छोड़ के आ गए थे, तो आपकी खुद दीन का जो आपका वो है वो कितना है जो आप किसी और को बताओगे? वो कहेंगे यार बहुत अच्छा आदमी। अच्छा, एक और बात, अखलाकियात की बड़ी मिसाल दी जाती है। तो दूसरा आपने पहलू सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस हो रहा था, अभी हालिया तैमूर साहब भी हैं, आपने देखो लाल पैंट के एक हैं, उन्होंने भी बड़ा उसको कहा भाई वहाँ यूरोपीय ममालिक में या मगरबी ममालिक में तो बड़ी अखलाकियात है, वो सच बोलते हैं, ये करते हैं। तो अखलाकियात में तो फिर आपसे आगे हैं एक तरह से, उससे तो हमें सीखने की ज़रूरत है। मतलब ये मिसालें दी जाती है, मैं नहीं देता, मैं तो कंडेम करता हूँ कि उनका सच और हमारा सच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्वेश्चन ये है कि अखलाकियात से मुतासिर होना था ना, तो वो तो अखलाकियात में हो गया, तो अब तो ये बहस भी exactly. कि आप वहाँ जाओगे, अखलाकियात से मुतासिर करोगे और किसी को मुसलमान करोगे। वो ऑलरेडी इस मामले में सेटल हुए हुए हैं, उनके अखलाकी मेआरात बहुत बुलंद हैं। आप कौन सा सच बोलोगे जो आप वो उससे आपको मुतासिर हो जाए? आपका पर्स गिरेगा तो वो उठा के आपको दे देगा, उसका गिरेगा तो आप वापस कर देते हो। तो इसमें वो कहेगा यार मैं तुम्हारे इस्लाम से क्या मुतासिर हूँ, मैंने भी किसी का पर्स देखूंगा, मैं तो ऑलरेडी एक इस्लाम के उसूलों पे अमल कर रहा हूँ, हालांकि मुसलमान नहीं हूँ। हाँ, नहीं हूँ मैं। तो ये दलील के भाई वहाँ जाके लोग इस्लाम फैलाते थे या ताजिरों ने इस्लाम फैलाया, तो भाई आप फिर आप ताजिर बनो और इस्लाम फैलाओ, लेकिन आप उससे 1 मिनट पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब जिस कंडीशन में जा रहे हो वहाँ आप एक इस्लामी हुकूमत के अंदर होते हो। इस्लामी हुकूमत से लोग निकलते थे, सफ़र करते थे, जाते थे और तिजारत के ही चक्कर में जाके वापस आ जाते थे, और वहाँ जो मुकीम हो गए उन्होंने फिर इस्लाम फैलाया और सारी चीज़ें की, तो मुकीम होने के बाद की जाती है। हमारे यहाँ तो मुकीम होने के बाद क्या हासिल होता है, वहाँ जो नस्लें जाती हो तो भाग के वापस आती हैं, भाई हमारे बिल्कुल ऐसा ही है, हम वहाँ नहीं रहना चाहते। तो इस डायलेमा को, इस धोखे को, इस गलगले को टूटना चाहिए। यानी जो इंस्पिरेशन, जो हमारी गुफ्तगू से अगर नाज़रीन बात समझ रहे हैं, तो बुनियादी बात यह है कि आप जिस जगह यहाँ रह रहे हो, बीइंग मुस्लिम, आपका रिस्क लिखा हुआ है, आपका ईमान है, आप पढ़ रहे होते हो, बार बार कुरान में जिक्र आ रहा होता है, रिस्क जितना है लिखा हुआ है, उससे ना एक दाना ज़्यादा आप ले सकते हो ना कम ले सकते हो। इस पर शऊरी ईमान रखो, कोशिश करो आप। कोशिश यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में कोई कोशिश बेशुमार ज़रा है। इसी सोशल मीडिया पर मैं मतलब आप फेसबुक पे अगर आपका अकाउंट है, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो सेक्शन में करें, हर तीसरी चौथी वीडियो के अंदर आपको रातों रात लखपति बनने, हाँ, ये भी बहुत करोड़पति बनने, यूट्यूब से इतने $1000 कमाने, बिल्कुल ऐसा ही, और घर बैठे जो है वो लाखों रुपए कमाने, इसकी सारे टूल टिप्स तकरीबन हर तीसरी पोस्ट इसी हवाले से मुझे बताएं कि ये तो है ना। बिल्कुल, जिस माशरे में हर चौथा पांचवा वीडियो करोड़पति बना रहा हूँ आपको, और करोड़पति बनने के इससे नीचे की बात नहीं है ना। और दिखा भी रहा होता है, वीडियोस में बंदा होता है लाखों रुपए लेकर, देखो ये मेरी आज की कमाई, बाकायदा नोट भी दिखा रहा होता है। इंस्पिरेशन, आप तो फिर भी अखलाकी इंस्पिरेशन देना चाह रहे हैं, वो नोट दिखा, भैया देखो मेरी आज की स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, स्क्रीन अपनी आमदनी के आज की स्क्रीनशॉट। आप ये देखें मेरी आज की डिनर टुडे की, देखें आज मेरे इतना है यार, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं। यानी मैं ये नहीं कह रहा वो काम शुरू कर दो, पहले तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ लोगों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
रिस्क के हवाले से आप क्लियर होना चाहिए, हलाल हराम के हवाले से आपको क्लियर होना चाहिए, और अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नजरियाती एतबार से हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। इसका बात यही है कि हम अच्छा नजरियाती क्यों, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान तो है ही नजरिए का नाम। पूरी जो है पूरी 1200 साल की हिस्ट्री खड़ी हुई नजरिए पर, और आप उसको तक तोड़ते हो, बाहर निकल जाते हो, बाहर जाने के बाद फिर जो अशर होता है, मैं चाहूँगा थोड़े से वाक़यात बाहर के आप सुनाएं ज़रा जो आपने देखा है बाहर जाके, जो इन लोगों का असर होता है फिर वापस आते हैं। सलमान भाई, मेरा ताल्लुक बहुत हाई स्ट्रीम से भी रहा है। खुदा की कुदरत ही रही कि वहाँ तो बेसिकली 2 स्ट्रीम्स हैं, हाई और लो बॉटम स्ट्रीम, मिडिल क्लास नहीं है। जो हाई स्ट्रीम है वो तो बहरहाल अपने आप में मस्त है, लेकिन जो लो स्ट्रीम है उसके हालात इतने खौफनाक हैं कि मैंने सुसाइड्स करते हुए देखा है, यानी कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स के बाद जो मवाद होती हैं लोगों की, वो मैंने आप बताइए कि रोते हुए देखा है लोगों को। अब आप बताइए, आप खुद अपनी जिस हकीकत से आप गुजरे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि ये फिर कश्ती वालों के लिए कितने जो है तारीफ़ी कलमात जो है वो जो भी कह रहा है, यानी मैं ठीक है वो अपने वालिदैन के प्यारे थे, पाकिस्तानी थे, एक हादसा हुआ, बात हमारी हमदर्दी हमसे साथ है, इसमें कोई शक हमें इससे ज़्यादा हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते बस। और दूसरी बात ये, आप उसको अगर हीरो बना के पेश कर रहे हैं, बहुत ही अजीब बात है। आप क्या पूरे मुल्क में ये देना चाह रहे हैं, हाँ ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये तो डूब गए, तुम अगर तुम ना डूबो तो बिल्कुल एक अलग नजरिए की तरफ लेके जाने की कोशिश है। चुपके से हमारे मुझसे निकल के वहाँ पहुँच गए, और जो लोग तुम्हें ले जा रहे थे उन्होंने तुम्हें डुबाया, वो बड़े जालिम हैं, भाई ये अजीब बात कर रहे हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मैं जिक्र कर रहा था, थोड़ी सी बात करके सन 1971 पाकिस्तान जब 2 लख्त हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान, अगर आपने नक्शा हो, आप नक्शे में दिखाएं, नाज़रीन को पता नहीं यहाँ तो इस वक्त नाज़रीन कितना नक्शा देखते हैं, पाकिस्तान और बीच में हिंदुस्तान है और उसके बाद है मशरक़ी पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो बीच में पूरा हिंदुस्तान था। तो उन लोगों ने जिन्होंने 1947 में पहली हिजरत की थी हिंदुस्तान से पाकिस्तान, यानी मशरक़ी पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान नहीं था ना उनके लिए पहली हिजरत। 71 में फिर दोबारा पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ, और वहाँ से जो लोग शदीद कत्लेआम के बाद हिजरत करके दोबारा हिंदुस्तान के बीच से सफ़र करते हुए ज़मीनी रास्ते से पाकिस्तान पहुँचे होंगे, उन्होंने दूसरी हिजरत की। वो कौन करवा रहे थे? वो सारे ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे, वहीं के मकामी लोग थे जो रास्ते जानते थे, पैसे लेते थे और जब बॉर्डर पार करा देते। देखें बॉर्डरों का तस्वुर, ये फिर एक अलग मौजू है, ये बॉर्डरों का तस्वुर कहाँ से आ गया, पहले था नहीं था, ये एक अलग बहस है। हाँ, वो उस किस्म की ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो लोगों को अगवा करके, जो बच्चों को अगवा करके, हम स्मगलिंग कहते हैं। स्मगलिंग ह्यूमन, एक बगैर टैक्स दिए किसी शख्स का किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, बस ये है। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिक यानी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना, इसमें दो, एक तो वो हैं जो लोग खुद शौक से जाते हैं, पैसे देते हैं, भाई हमें हमारी जान जा रही है, भाई खतर में है, 47 में, अब रास्ता नहीं पता मुझे, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मुझे क्या पता कौन सा रास्ता है चलाते हुए मुझे यहाँ से इंडिया ले जाएगा, कौन सा रास्ता यहाँ से पैदल चलता हुआ जाऊँगा तो मैं चाइना पहुँच जाऊँगा। सही। तो वो रास्ते बताने वाले कुछ लोग होते हैं, एक तो वो हो गए। लेकिन एक वो तबका इनमें होता है जो जराइम पेशा होता है, जिसका काम अगवा करना लोगों को, वहाँ से बैरून मुल्क मुंतकिल करना, और जो है ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चों को, ये एक बहुत ख़तरा क्यों जाहिर था, तो वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगवा करके ले जा रहे हैं ना उसको। बिल्कुल, ये अलग प्रोजेक्ट है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन जो शख्स बाकायदा बिजनेस कर रहा है, पैसे दो मैं तो मुल्क पार करा देता हूँ, तो बिल्कुल अलग ये नौयत का मामला है। इन दोनों को मर्ज़ नहीं होना चाहिए। जो जराइम पेशा लोग हैं, जो इसकी आड़ में इंसानों को अगवा करते हैं, और वाक़यात होते हैं, बेशुमार वाक़यात हैं। और ये डार्क वेब के बाद से तो ख़ुद एक अलग मौजू है। खैर, डार्क वेब के बाद से फिर एक बहुत बड़ी सीरीज़ है जो इसकी पैदा हो गई है। तो बुनियादी तौर पर तो मैं, चूँकि आपने बात की थी खासी तवील हो गई, कि इस सानिया को सानिया ही रहने देना, इनमें कौमी हीरो बना के पेश करना, ये एक मीडिया का एक गलत जो है वो इस्तेमाल है, जो कि दीगर चीज़ों में भी हमें नज़र आता है। सही। तो सलमान भाई, ये तो रही हालात हाज़िरा की बात, और इस पर आपने खासे मुफस्सिल अंदाज में अपना पर्सपेक्टिव हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया है, और आई होप कि इससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई होगी वाक़यात को लेकर, हालात को लेकर। इस वक्त जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा मीडिया, और हमारी मीडिया के कई चेहरे हैं, जिनमें से एक हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, इसको लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं? क्या लग रहा है आपको, ये हमें क्या किस किस्म का कंटेंट दे रहे हैं? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? अच्छा देखिए, जब ड्रामा इंडस्ट्री की बात होती है, या इस पर न्यूज़ को और इसको जब हम बाइफिकेट करते हैं, अमलन जो मीम्स बनती हैं वो तो ये है कि अब दोनों ही एक ही कैटेगरी, वो भी एंटरटेनमेंट बन गया है और वो भी एंटरटेनमेंट बन गया है।
अगर आपको याद हो PTV जिस ज़माने में होता था तो सबसे ज़्यादा बोरिंग टाइम 9 बजे का खबरनामा होता था। लोग डांट खाते थे, मतलब खबरनामा मतलब हुकूमतनामा है। और अब बड़े जो है ना चटखारी, यानी अगर आप सिर्फ जियो न्यूज़ की जो अभी 9 बजे की हेडलाइन की सिर्फ व्यूज़ देख लें तो आप कहेंगे यार आराम से ब्रेकिंग न्यूज़ का तड़का जो लग गया है, वो जो आ गया है, तो वो अब दोनों ही एंटरटेनमेंट बनते जा रहे हैं। इंफोटेनमेंट का नाम दिया उसे। हाँ, इंफोटेनमेंट तो उसकी कैटेगरी बनती है, थोड़ा सा उसके अंदर वो चीज़ें और डालते हैं, लेकिन वो बतौर तफरीह ही सब देखा जा रहा है। अच्छा, इसमें ये ज़रूर हुआ कि उसने थोड़ा सा सियासी शऊर बढ़ाया, लेकिन ड्रामों का जो मामला है, हमारा बचपन 80 की दिहाई का था। 80 की दिहाई के जो ड्रामे थे, अगर आप किसी से भी पाकिस्तान के उस ज़माने के जो लोग मौजूद हैं वो गवाही देंगे कि वो ड्रामे वाकई एक ऐसा ड्रामा रखते थे कि जो अपना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वज़न रखते थे। यानी मैं चंद ड्रामों के नाम लूँ, अंधेरा उजाला, मैं चंद ड्रामों का नाम लूँ, वारिस, तन्हाइयाँ 90 तक वहाँ पहुँच गया था, 88 तक। और थोड़ा हम पीछे जाएँ तो वो सोना चांदी था, एक बड़ा मशहूर ड्रामा। 50-50 तो उसकी तो बात ही ख़त्म हो गई। यानी जो इस लेवल का काम दोबारा नहीं नज़र आया। इवन आज भी आप 50-50 के पुराने क्लिप्स आप यूट्यूब पे देखें तो आप कहेंगे यार शांति कार्ड का जो मसला उस आज भी आपको नादरा के दफ्तर के बाद सेम ही नज़र आएगा। जो पुलिस वालों को चालान का जो जिस तरह वो उनका वो बनाते, ऐसा लगता है जैसे अभी के लिए बने, अभी भी आपको ही नज़र आएगा, हम वहीं के वहीं खड़े हुए। तो बात ये है कि 80 की दिहाई का जो हुक्मरान था, मैं सही है, सदर ज़िया-उल-हक साहब थे और उनका अपना एक पर्सपेक्टिव था और वो पूरी सारी चीज़ें थी, उन्होंने उसको उसमें शामिल करवाया। यानी हम सुनते हैं, लिखते, देखते, पढ़ते आए हैं कि अगर टीवी के अनाउंसर के सर से दुपट्टा उतर जाता था तो पूरे शहर में, मुल्क में एहतजाज हो जाता, हंगामा होता था। अब मामला ये कि अगर उसके कपड़े भी उतर जाएँ, दुपट्टा तो दूर, अगर इस वक्त किसी के कपड़े अच्छे खासे उतर भी जाएँ तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रहती है, रेटिंग बढ़ रही होती है। रेटिंग का गेम है बेसिकली, TRP चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। अब जो मॉडल आ गया है वो आ गया सरमाए का, सरमाए के पीछे TRP आ गई। पहले पाकिस्तान टेलीविज़न था, सरकारी छान भटक, सरकार की पॉलिसी के मुताबिक चीज़ बनती थी। जब आपने दरवाज़ा खोल दिया, मुशर्रफ साहब ने इनलाइटेड मॉडरेशन का जो रास्ता खोला और धड़ाधड़ चैनल्स को जो है रास्ता दिया कि माल कमाओ, माल कमाने का या ब्लैकमेल करो, तो उसके सबके पीछे माल खड़ा हुआ था। सरमाया माल, जो पैसा है ना, पैसा, उसकी कोई अखलाकी कदर नहीं है, वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं होता, वो अपने साथ एक ख़ास कदर लेकर आता है जो कि लालच, हविस, हसद, इस पे बेस करती है। जिसके पास पैसा आएगा हसद आएगा, उसको नहीं आएगा तो जिसके पास आएगा दूसरा हसद करने लग जाएगा। अच्छा, इसमें पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल शोज़ हैं जिन्होंने पूरा कवर अप किया हुआ है, एक बड़ा एरिया, हर घर में ARY जियो पर पॉलिटिकल शोज़, पॉलिटिकल व्यूज़, तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या वाकई से हमारा सियासी शऊर बुलंद हुआ है या फिर एक मज़ीद इसमें परागंदगी हुई है, मज़ीद पोल्यूटेड हुआ है एनवायरनमेंट हमारा? ये एक वाहिद चीज़ है, ठीक है, ये मैं इस पर एग्री करता हूँ। ये एक वाहिद चीज़ है कि लोगों का इस चक्कर में इन चटखारेदार ख़बरों या इन मुर्गों की लड़ाई वाले टॉक शोज़ जो एक इस तरह इस्तेमाल की जाती है इन्वर्टेड कॉमास में, इसके नतीजे में उस अट्रैक्शन ने उनके अंदर सियासी शऊर में इजाफा किया है। बस ये अब सियासी शऊर में इजाफा होना क्या मायने रखता है, किस कीमत पर? सवाल ये, काम मुझे किस कीमत पर मिल रहा है? इस कीमत पर मिल रहा है कि मेरे अंदर की अखलाकी अक़दार ख़त्म हो जाए, मेरे अंदर का दीनी शऊर ख़त्म हो जाए, मेरे अंदर सोच फहम हर चीज़ ख़त्म होती चली जाए, मैं अपनी शऊर की जो दुनिया जो मेरा अपना वो है उससे को मैं खाली हो जाऊँ उससे। क्या सियासी शऊर इस कीमत पर है? मतलब आप सोचेंगे इस कीमत पर जो ड्रामे हमारे यहाँ दिखाए जा रहे हैं, उन ड्रामों के जो मौज़ूआत हैं, ट्रांसजेंडर का मसला पाकिस्तान में इतना शदीद चला और जब से चला उसके बाद से ट्रांसजेंडर हमारे ड्रामों का हिस्सा बनता जा रहा है, मुस्तकिल हिस्सा बनता जा रहा है। अभी USAID के नाम ताउन से एक ड्रामा चला ARY पर और वो सारी चीज़ें उसके अंदर पेश की जाती रहीं। परिजात बड़ा हम टीवी बड़ा मशहूर रहा ड्रामा, लोग परिजात के कैरेक्टर में खोए हुए थे। मैंने कहा भाई बहुत हिट ड्रामा हुआ है। उस हिट ड्रामे के पीछे जो पूरा ट्रांसजेंडर का जो उसके अंदर एक कैरेक्टर था जो बनी हुई थी, वो अपने आप को था कहता था और फिर वो पहुंच जाता है गुरु के पास, वो लोगों ने उसको भाई ड्रामों के अंदर चीज़ें इसी तरह बीच बीच में डाल के सिखाई जा रही होती हैं, ये बताया जा रहा होता है। यानी उस ड्रामे के अंदर वो शख्स जो हीरो था उसका वो गुरु को कह रहा होता है भाई ये क्या है, छोटा सा मेडिकल वो है, इसके बाद तो वो चेंज हो जाएगा जिन्स, क्या मजाक है जिन्स चेंज होना? बिल्कुल, कहाँ से ला रही है? पूरी ट्रांसजेंडर का पूरा मामला यही था। फॉर्चुनेटली अब तो कोर्ट के ऑर्डर आ गए इस हवाले से, बड़ी मेहनत हुई है। उस जाने में आ रहा हूँ। अभी आपने बहुत अच्छी बात करी
लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि वो सियासी शऊर हासिल हो गया, किस कीमत पर हासिल हुआ, वो कीमत के नतीजे में आपकी दीनी अख्तार ख़त्म हो गए। अच्छा। ये देखें ना, रमज़ान के शोज़ ने क्या किया, आज एक अदाकार बैठकर भी जो है, अदाकारा बैठकर ज़िंदगी भर जो काम करते हैं, जिसके बारे में वो जानती है कि मैं गुनाह कर रही हूँ, खुद कह रही होती है हाँ हम तो बड़े गुनाहगार हैं। भाई तुम गुनाहगार हो तो तुम दीन क्यों बयान कर रहे हो? लोग जैसे भी थे ना, लोग जैसे भी थे जानते थे कि मुझे दीन आलिम दीन से ही लेना है, मस्जिद के मौलवी से ही लेना है, वो बताएगा, टीवी से दीन नहीं लेना। वो रीमा या दूसरी जो एक्ट्रेसेस हैं वो आपको नहीं बता रही थी कि दीन वो आपको सिखा रहे हैं। मस्जिद मेंबर जाऊँगा, मुफ्ती साहब से पूछूंगा, बराह रास्त उनसे दीन लूँगा, मुझे इनसे एंटरटेनमेंट लेनी है। लेकिन हुआ क्या, आपने उनको भी इन कर दिया। और नीलामी जो लगी अफ्तार के बाद, अफ्तार से पहले, आप सोचें कि रमज़ान को उन्होंने नीलाम किया है बेसिकली। रमज़ानुल मुबारक का हर मुसलमान जानता है एक एक घड़ी कीमती होती है। जिस तरह ज़िलहज्जा के 10 अय्याम के बारे में आता है, उसी तरह रमज़ान मुबारक के 30 दिन 30 के 30 लम्हा बड़ा कीमती होता है। और वहाँ हो क्या रहा होता है इधर अफ्तार, अच्छा सब जानते हैं अफ्तार कबूलियत दुआ का वक्त होता है, और दुआ के इश्तिहार जो चल रहे होते हैं टीवी पे, आप देख लें क्या मौसीकी चल रही है और बेपर्दा ख़वातीन आ रही हैं, सारे पर्दे वर्दे के सारे वो डिस्कशन हो रहे होते हैं उसके अंदर, फिर भी कोई चीज़ नहीं। तो मज़ीद बेअमली पैदा हुई है, दीन से दूरी पैदा हुई है, नज़रियात को तबाह किया गया है। और इस पूरे एजेंडे के साथ लेकर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त सफ़े अव्वल में तेज़ी के साथ जो है ना, वो उन अक़दार को कि जो सेकुलर और लिबरल और जो दीन से दूर कर दें, दीन को ख़त्म कर दें, दूर नहीं दीन को बुलडोज़ कर देने वाले जो है एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी मामले में कि हम बोलेंगे नहीं यार ये है। और अब अफसोसनाक बात ये है, अगर आप इस वक्त के जो ताज़ा ड्रामे हैं, जिस वक्त तेरे बिन जोक सरकार, इसके अंदर अब प्लान करके दीनी शख्सियात, दीनी मौज़ूआत, दीनी पस मंज़र रखने वाली शख्सियात को ड्रामों में कैरेक्टर के तौर पर इन किया जा रहा है, और उनकी शख्सियत और उनके ख़ानदान को ख़राब किया जा रहा है। यानी एक नहीं कई ड्रामे ऐसे चल चुके हैं। इमरान अशरफ का एक रिसेंटली एक ड्रामा हम टीवी पे ऑन एयर हुआ था, और बहुत यानी उसका घराना दिखाया गया, बड़ा इबादत गुजार, वो बुज़ुर्ग हैं भाई, कोई बहुत बड़े खानवादे के हैं, और वो बड़ा मुत्तकी पर है, लेकिन उसको एक जो है फ़ाहिशा टाइप की औरत से जो प्यार हो जाता है। पूरी आप देखें, बताना क्या चाह रहे हैं कि इन लोगों की साइंस ऐसी होती है, ये होता है। तो ये जैसे अभी आपने तेरे बिन जैसे ड्रामे की बात की, और इस पर बड़ा एक इशू भी हुआ, और पैमरा ने इस पे सो कॉल्ड पाबंदी भी लगाई इस ड्रामे, जबकि वो ऑन एयर हो चुका था। वो जलन के नाम से वो ड्रामा जलन था ARY में बहुत। मैं तेरे बिन में भी कोई इस तरह का इशू मैरिटल रैप के बारे में जो बात हुई। अब देखो ना, ये पूरा एजेंडे है, फेमिनिस्ट एजेंडा है पूरा, और उसको हमारे ड्रामों के जरिए किया जा रहा है। 2010 में जलन के नाम से ARY पे एक ड्रामा जारी हुआ, उसके अंदर महरम रिश्तों के दरमियान जो है नाजायज़ ताल्लुक़ात को ये अब ये सोचें, पाकिस्तान में जिसका तसव्वुर नहीं होना चाहिए इस्लामी माशरे में, वो दिखाया जा रहा है, कह कर के माशरे में यही हो रहा है। अरे भाई, माशरे में जो चीज़ हो रहा है उसको पब्लिक में क्यों ला रहे हो भैया? बिल्कुल, माशरे में होने वाली हर उस चीज़ को जो कि माशरे में नहीं होनी चाहिए, आप उसको पब्लिक में ला रहे हो, क्यों ला रहे हो भाई? ये बताने के लिए जुर्म हो रहा है, तो भाई ये बाकी को तो पता ही नहीं है। एक घर के अंदर हो रहा था जुर्म, गुनाह था, आपने उसको पब्लिक कर दिया, आप हर घर का जुर्म बना दिया आपने उसे, और उसको आप ग्लैमराइज करके दिखाते हो। इस पर ये कि जो तबका इन ड्रामास को देख रहा है वो खालिसतन घरेलू ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं। आप उसको एक चीज़ दिखाते रहो, इंस्पिरेशन लेगी वो, और जब वो कपड़ों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, वो हेयर स्टाइल से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और वो डायलॉग से इंस्पिरेशन। यानी मैं आपको अगर बात बताऊँ, हमारे यहाँ कराची की लैंग्वेज के अंदर एक लफ्ज़ आ गया था मामू बना रहे, कहाँ से आया था भाई? कोई बता सकता है कहाँ से आया था? आपको याद है कहाँ से आया था मामू बना? इंडियन मूवी थी मुन्ना भाई MBBS। अच्छा, बिल्कुल, उसके अंदर जो कैरेक्टर हुआ, यानी 2.5 घंटे की फिल्म के अंदर वो कुछ 50 बार लेट सपोज से मामू बोला हुआ, लेकिन वो इतना हिट हुआ, इतना ज़बरदस्त आम हो गया, वाट लगा दी। ये कहाँ से आया भाई? इंडियन फिल्म थी आमिर खान की, उसमें वो उसने ख़ास किस्म का एक वेस्टकोट टाइप का पहना था उसकी ड्रेसिंग में। अच्छा, ये जैसे ये तो पैंट शर्ट के ऊपर ख़ास किस्म का वेस्टकोट था, इवन ये कि उसके बालों की भी कोई ख़ास कटिंग थी, हमारे यहाँ अडॉप्ट हो गए। तो एक 2.5 घंटे की मूवी, कपड़े, बोली, अल्फाज, हर चीज़ ट्रांसफ़र कर रही है बगैर बोले, अडॉप्ट करता है माशरा, कर रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी चीज़ क्यों नहीं करेगा भाई, ये बताओ? और फिर इतने हसास मौज़ूआत हैं, और आप ग्लैमराइज करके, और आप इनको ग्लैमराइज करके दिखा रहे हैं, स्पेशली अब मैरिटल रेप की अगर बात करते हैं तो ये अब जब वो ड्रामा घिनौना एक सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया। वो ड्रामा चला, वो ड्रामा चलने पर जो है पैमरा ने शिकायत की। पैमरा हमारा एक इदारा है, बेचारा नाम का इदारा है, बेचारा, हाँ बेचारा इसलिए कि वो सरकारी इदारा है,
और सरकार जो बोलेगी एंड तो वही करना है। सरकार बाकी मामला में तो बड़ी अपने गिरफ्त है, वो सिर्फ उन्हीं मामला पे गिरफ्त रखती है जहाँ उसको ऊपर से हिदायत होती है। अच्छा। तो वो उसने एक्शन लिया शिकायत पर, उसने ड्रामा बैन कर दिया। ARY को तकलीफ हुई, ARY ने कहा ये क्या हमारा ड्रामा कैसे बंद हो गया, तो बड़ा अहम एजेंडे पर था, इसमें हम तो बड़ी अहम बातें दिखा रहे थे, मास्टर की बड़ी अहम हकीकत, बहुत बड़ा मसला दिखाया जो बड़ा, हाँ, जो किसी उनकी को नजर, हाँ, जो किसी को पता नहीं था, और हम दिखा रहे हैं, शायद उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था हमारी सोसाइटी को। उनके वकीलों ने कहा भाई ये तो हम उड़ा देंगे, ये तो पैमरा से फना गलती हो गई, हमारे ड्रामे पे बैन लगाने में पैमरा को चाहिए था कि पहले कमेटी बनाए, इजलास बनाए, फिर हमें नोटिस दे, फिर ये करे, फिर बैन लगाए, लेकिन उसने डायरेक्ट बैन लगा दिया। ये लेके वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने बोला सर इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है। बेचारे पैमरा के वकील ये बात जज को समझा नहीं सके कि भाई मैं जब तक ये रूल फॉलो करता पूरा ड्रामा एयर होके खत्म हो जाता। ऑन एयर हो चुका था वो, वैसे भी नहीं, पूरी सीरीज होके खत्म हो जाती, तो सारी एपिसोड्स उसकी ऑन एयर हो जाती। मैंने उसको बरवक रोका, उसमें पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे, बिल्कुल इतनी संगीन बात दिखा रहे थे कि महरम रिश्तों के दरमियान जो है ये चीज़ प्रमोट हो, वो इस बात को अदालत में नहीं वो डिफेंड कर सके। फैसला सिंध हाई कोर्ट के हक में हो, सिंध हाई कोर्ट ने ARY के हक में दे दिया। स्टेट वर्सेस ARY में ARY विन द केस। ड्रामा चल पड़ा, पैमरा को सुबकी हुई, पैमरा ने कहा ये क्या है, हम ऐसी की तैसी, ये तो बड़ा जुल्म है, ये तो इस तरह अगर ये चीज़ें चलती रही तो क्या होगा। पैमरा चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उसने अपने जो भी दलाइल देने थे दिए, और बिलाखिर 12 अप्रैल 2023 को, अब से 3 माह कबल, एक ऐसा शर्मनाक फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिसमें उसने इन तमाम चीज़ों को, जिन चीज़ों को माशरे में, कम से कम पाकिस्तानी माशरे में, बल्कि किसी भी माशरे में नहीं दिखाना चाहिए, नहीं आम करना चाहिए, उसके लिए उसने कहा कि भाई ये तो माशरे ज़रूरत है, इससे इस्लाह होगी, और उसने कहा भाई दिखाओ, इसमें ट्रांसजेंडर हों, इसमें जिस महरमात से ताल्लुकात हों, जो भी चीज़ें हों, उसने कहा भाई ये दिखा सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये, उसने उसमें डाल दिया ये, या सुप्रीम कोर्ट का इसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट है ये? जी स्टेटमेंट भी है, फैसले के अंदर ये चीज़ शामिल है। इस फैसले की नज़ीर अब आइंदा कोई भी बना सकता है। अब पैमरा जब भी पाबंदी लगाएगा किसी चीज़ पर तो वो इस फैसले को ले आएंगे, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर रिएक्शन और बड़े पैमाने पर अध्ययन आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की दीनी जमातें इस वक्त, एक बड़ी दीनी जमात हुकूमत का हिस्सा है, जी, और बाकी जो है वो इन चीज़ों को अहमियत ही नहीं देती, समझती हैं तो कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, ये तो एक आग है, लगेगी पूरा सारे घरों पूरा निज़ाम इसकी अलगार में आएगा, जद में आएगा, नजर आने वाली आग है, बिल्कुल ऐसे ही है, स्क्रीन के जरिए फैल रही है, फैलती रहेगी, पता नहीं चलेगा।